सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 581 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उसे देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगले मैच वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की साइड पे हमें सिस्टर चुचू और फेरी सुई को भी दिखाया जाता है। और फेरी सुई अपने सामने के नजारे को देख कहती है, किंग चैन जरा देखो, सुपीरियर 3 सेक्ट भी यहाँ पे आ चुके हैं, और जरा देखो, दिखने से ये लोग कितने ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लोग किसी से घबराए हुए भी हैं। सिस्टर किंग चैन, मुझे बताओ कि क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट सचमुच में उन सुपीरियर 3 सेक्टों के लिए क्या कोई खतरा है, और जो हजारों सालों से नहीं हुआ, क्या वो हो पाएगा। तो सिस्टर चुचू कहते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है, जब वो अपने यहाँ पे कदम रखेगा तो तब उसके सामने कोई भी पोजीशन अपनी संभाल नहीं पाएगा। और मैं ये इतना बिलीव से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है, और मेरे लिए तो अभी एक सामान्य घटना बन चुकी है, क्योंकि ज़ुफेन के सामने हमेशा ही जितने ज्यादा बड़े और महान लोग आए हैं, वो जितने ज्यादा मजबूत होंगे, उनकी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि वो लोग अपने थ्रोन, अपने सिंहासन से नीचे गिर दिए जाएंगे। तो इधर किंग चैन की ये सारी बातें सुनकर के उसकी साइड पे खड़ी लड़की डैनियल भी उससे कहती है कि सिस्टर किंग चैन, क्या आप सच में उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती हैं? मगर अब आगे आने वाले 4 सेक्ट्स पिछले सेक्टों से बेहद ही ज्यादा अलग हैं। तो इस पर सिस्टर चुचू कहती हैं कि वो एक चमत्कारी इंसान है, क्योंकि अगर वो कुछ भी करना चाहे और वो उसे ना कर पाए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बाकी की सभी लड़कियां भी सिस्टर चुचू को छेड़ते हुए कहती हैं कि हाँ हाँ हाँ, आपका बंदा ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। इतना कहते हुए फिर वो लोग हंसने लगती हैं। जबकि तभी स्टेज पर आते हुए हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को दिखाया जाता है, और फिर इधर अनाउंसर भी अनाउंस करते हुए कहता है कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स आ चुके हैं। उसके बाद ज़ुफेन और बाकी की सभी टीम भी आ जाती है, और फिर उनकी टीम को देख रेफरी एल्डर कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट है, और इसका मतलब कि आप लोग एक डिसएडवांटेज में हो। तो बताएं कि आपके पास में उसका कोई रिप्लेसमेंट है। रेफरी एल्डर की इस बात पर ज़ुफेन कहता है कि एल्डर, आपकी इतनी ज्यादा चिंता करने का शुक्रिया, मगर हमारा ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, इसलिए हम लोग फिर भी फाइट करेंगे, भले ही हमारा एक आदमी कम हो। तो ज़ुफेन की ये बात सुनकर फिर रेफरी एल्डर भी कहता है कि बहुत अच्छे। तब इधर ज़ुफेन के सामने जनरल स्वॉर्ड यानी कि वेंटाओ आते हुए उससे कहता है कि मेरा भी स्वॉर्ड गॉड सेक्ट कोई ऐसा सेक्ट नहीं है जो कि किसी के कमजोर बड़े समय में उसका फायदा उठा करके अपने एडवांटेज में रहे, मगर मेरे ख्याल से डीमन स्कैमिंग सेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसे कि मुझे वाकई में काफी ज्यादा सीरियस लेना होगा, और भले ही एक ही व्यक्ति क्यों ना बचा हो, ब्रदर जू, हम फिर भी उससे फाइट लड़ेंगे, और हम दोस्तों वैसे ही डिटरमेंट रहेंगे जैसा कि हम हमेशा से रहते हैं। इसलिए ब्रदर जू, हमारे ऊपर प्लीज थोड़ी दया और उदारता दिखाना। अब जनरल स्वॉर्ड के इस तरीके के एक्सप्रेशन को देख करके ज़ुफेन भी उससे कहता है, ब्रदर आप सच में काफी ज्यादा पोलाइट हैं। और फिर इसी के साथ में ज़ुफेन अपने मन में भी कहता है कि वेंटाओ निश्चित रूप से करिश्माई और चतुर है, जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है। जेंटल स्वॉर्ड, शार्प और बिल्कुल स्मूथ। अब जब वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के सामने होते हैं, अभी उनकी साइड पे एल्डर उनसे कहते हैं कि अब जबकि दोनों ही साइड्स मैच को स्टार्ट करने के लिए एग्री हैं कि अब मिडिल 3 सेक्टों से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट वर्सेस लोअर 3 सेक्टों से डीमन स्कैमिंग सेक्ट, इन दोनों के दरमियान हमारे मिडिल 3 सेक्टों के आखिरी मैच, उनके बीच आखिरी बैटल को शुरू करने के लिए डायमेंशन को ओपन किया जाए। इसी के साथ दूसरे डायमेंशन के पोर्टल को ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद में जेंटल स्वॉर्ड ज़ुफेन से कहता है कि ब्रदर जू, पहले आप। इस पर ज़ुफेन भी बड़ी ही पोलाइटली उससे कहता है, अरे नहीं ब्रदर वेन, आपको पहले आगे बढ़ना चाहिए। और फिर इसी के साथ में वो दोनों लोग सुमेरो वर्ल्ड के अंदर जाने लगते हैं। चने की जाता हुआ देख करके ऑडियंस में से एक बंदा कहता है कि क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट हर उस व्यक्ति के लिए क्रूल नहीं है जो कि उसके रास्ते के बीच में चलने की कोशिश करता है। कम से कम डीमन स्कैमिंग सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बीच, जिनमें से एक तो डिमोनिक और दूसरा राइटियस सेक्ट है, जो कि एक दूसरे के नेचुरल दुश्मन है, मगर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं दिख रहे। इसका मतलब हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का क्रूल भाग्य, उनकी ऐसी बुरी हालत बिना किसी रीजन के नहीं थी। उस इडियट को इतना ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा दिखावा करने वाले लोगों की तो ऐसे ही मौत हो जाती है। उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनकर के तो हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर रैन भी गुस्से में अपने मन में कहता है, कमीने ज़ुफेन। मगर तभी अचानक उनके पीछे कोई आता है और उनसे कहता है, एल्डर की यंग मास्टर रैन, मेरे मास्टर सेक्ट लीडर रैन को एक मैसेज भेजना चाहते हैं, तो बताएं क्या आप इसके लिए बात करना चाहेंगे। तो तब इस पर रैन कांग उस बंदे से कहता है, पहले ये बताओ कि आखिर
तुम कौन हो। हमें भी उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट का ल्यूजी होता है और इसके दिमाग में कुछ तो अलग खिचड़ी पक रही होती है। इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता और अगला सीन हमें सीधा सुमेरु रीजन का दिखाया जाता है। यहाँ पे ज़ूफेन एंटर कर चुका होता है और कहता है कि ये वही पुरानी ओल्ड सेम स्टोरी है, तो बताओ कि आखिर कौन मेरे साथ में एक अच्छा टाइम बिताना चाहेगा। तब इस पर ज़ूफेन के सामने जनरल स्वॉर्ड भी उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे 8 बॉडीगार्ड्स से निपटने के लिए एकदम सही तरीका निकाल लिया है। तो फिर रेनकोंग भी फाइट लड़ने के लिए तैयार होते हुए अपने आर्मर को उतार देता है, जिस पर इधर ज़ूफेन भी उससे कहता है कि तुम एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हो और मेरे पास ऐसे 6 लोग हैं जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा तुम सभी 10 लोग भी एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट हो जो कि बड़े ही आसानी से मेरे इन लोगों को हैंडल कर सकते हो। तो इस पर रेनकोंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रदर जू ने इस ट्रायल को सेटअप किया है, इसलिए मुझे खुद इसका स्वयं ही सामना करना होगा। क्या मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने जूनियर ब्रदर्स का उपयोग करके ब्रदर जू की अवमानना को अर्जित नहीं कर लूंगा। तो इस पर की चेंगलोंग भी आगे बढ़ते हुए वेंटाओ से कहता है कि वेंटाओ क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अकेले ही हम 8 लोगों का सामना कर सकते हो? अगर तुम्हारे एरोगेंस, तुम्हारे अहंकार की बात करें तो तुम अभी फिलहाल इथेरियल स्टेज की 4th लेयर पर हो, मगर हम में से 2 भी इथेरियल स्टेज की 3rd लेयर पर हैं, जिन्हें कि तुम भी इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगे। तो तब इस पर वेंटाओ की चेंगलोंग से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अब ये देखना ही बाकी है। फिर वेंटाओ की चेंगलोंग के ऊपर बड़ी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर जू अब तुम जल्द ही मेरे साथ में फाइट लड़ने वाले हो, क्योंकि मेरे सामने की ये लड़ाइयाँ तो अभी मेरे लिए सिर्फ एक वार्म अप होंगी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही क्षणों में मैं बहुत जल्दी इन लोगों से निपट लूंगा जो कि मेरे सामने कुछ भी करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। वेंटाओ के इस बात के ऊपर की चेंगलोंग भी भड़कते हुए कहता है कि तुम में क्या हिम्मत है, यहाँ तक कि तुम हमें भी कुछ नहीं समझ रहे, मगर क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? इसके बदले तुम इतनी जल्दी स्टीबर्ट जू तक पहुंच पाओगे? तो कहते हैं फिर की चेंगलोंग अपनी सोल बॉडी का इस्तेमाल करता है, जो कि एक बड़े से टावर की तरह होती है, और की चेंगलोंग उसे सीधा ऊपर से वेंटाओ के ऊपर दे मारता है। इधर वेंटाओ तो की चेंगलोंग के इस हमले को अपनी ओर आते हुए देख करके एक हल्की सी स्माइल करता है, जबकि ये देखकर तो की चेंगलोंग अपने उस हमले में अपनी पूरी जान लगा देता है। इधर वेंटाओ की स्पीड तो इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो पलक झपकते ही चेंगलोंग के उस हमले को बड़ी तेजी से साइड पर डॉच कर लेता है और फिर अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को अपनी 2 उंगलियों में कंडेंस करने लगता है। इसके बाद वेंटाओ बड़ी ही तेजी के साथ में चेंगलोंग की सोल फॉर्म को अपनी उन 2 उंगलियों के साथ में ही 200 में काट डालता है और फिर ऐसी खतरनाक लुक के साथ में वो की चेंगलोंग को घूरने लगता है, जबकि इधर इस तरीके से सोल बॉडी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका बैकलैश की चेंगलोंग को भी लगता है, जिस वजह से वो घायल होकर के अपने मुंह से खून खांसने लगता है और इसी तरीके से बड़ी ही आसानी से की चेंगलोंग वेंटाओ के सामने हार जाता है। की चेंगलोंग को इतनी ज्यादा तेजी और इतनी ज्यादा आसानी से हारते हुए देख करके तो गुयू और कुईलेंग भी घबराते हुए कहते हैं क्या आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मूव के साथ ही उसने उसे हरा दिया, जहाँ तक कि उसने अपनी सोल को भी रिलीज नहीं किया। तो तब ये सब देख करके तो पीछे से ज़ूफेन भी हल्की सी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए एक ऐसा ही तो बंदा चाहिए था। जबकि इधर हमें फिर से वेंटाओ की ओर दिखाया जाता है, क्योंकि की चेंगलोंग को हराने के बाद में आगे बढ़ते हुए कहता है कि माफ करना ब्रदर की, क्योंकि मैंने थोड़ा इजी काम किया है और अब तुम 6 घंटों तक ऐसे ही रहने वाले हो, उसके बाद में तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इतना कहते हुए वेंटाओ की चेंगलोंग को पार करते हुए चला जाता है। की चेंगलोंग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है ये तो बिल्कुल जिंदा नंगी बेइज्जती है, जो कि वही मिडिल 3 सेक्टों के टॉप के सेक्ट और लोअर 3 सेक्टों के बीच का पावर गैप है। हम लोग भले ही मिडिल 3 सेक्टों को चैलेंज कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि ये सब किसने किया। इसके अलावा भले ही हमारे पास में अब एक मिडिल 3 सेक्टों का स्टेटस है, लेकिन फिर भी अभी भी हम उनकी जीनियसनेस तक पहुंचने में काफी ज्यादा दूर है और स्टीवर्ट जू भले ही हमें यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन अब बाकी के रास्ते हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ में हमें बताया जाता है कि अब की चेंगलोंग ने अपना इसके लिए माइंड बना